एडिशन के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स दैट इज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा ग्रेविटेशन। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड रीराइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम्स इन अ सिंगल रो। करेक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि यार हमें बहुत सारे एंट्रीज बेसिकली दे रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे एंट्रीज दे रखे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है कि प्रॉपर सीक्वेंस वाइज क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरे बात समझ। ठीक है, एक सिंगल रोज में क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो यार कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर 1 बाय हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है 1 बाय 1। ठीक है, तो मास का बेसिकली यूनिट क्या होता है, दैट इज केजी। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होता है, इनर्शिया का ही मेजर होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया, है कि नहीं। ठीक है, मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। हरी बात समझ। नेक्स्ट क्या था, वेट। ठीक है, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, हमें पता है फोर्स और वेट बेसिकली क्या है, दोनों की इक्वल है कि नहीं। वेट भी एक फोर्स ही है, और वेट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है अपने अर्थ के सेंटर पे। हरी बात समझ। ठीक है, तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक, तो हमने लिख रखा है मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये हाइट पे डिपेंड करता है। क्या करता है, हाइट पे डिपेंड करता है कि नहीं। और नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट दैट इज क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो होता है क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, पूरे एंटायर यूनिवर्स में क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है कि नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कि नहीं। इसलिए क्या होता है, पूरे एंटायर यूनिवर्स में क्या होता है भाई, सेम रहता है। बस समझो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसे ही अरेंज करना है। अरे बात समझो, अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन ए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन ए में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे क्या बोलता है, विल द मास एंड वेट ऑन अर्थ। आगे क्या बोलता है, will the mass and weight on earth be same as the values on Mars। है कि नहीं? मतलब मास और वेट का वैल्यू जो अर्थ पे है, क्या वही वैल्यू सेम होगा मार्स के ऊपर, ये पूछा है। आई बात समझ में, होगा या नहीं होगा, क्यों। आगे क्या पूछा है, वाई, है कि नहीं। आगे क्या पूछा है, वाई, मतलब एक्सप्लेनेशन भी मांगा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपके लिए क्या रखा है, क्या कर रखा है कि आंसर बेसिकली लिख रखा है कि नहीं। तो आपको बेसिकली इस तरीके से लिखना है। आइए 1 बाय 1 एक बार क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 रीड करते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा 2 कॉलम बना लेना है। ठीक है, कॉलम बना लेना है, और यहाँ पे आपको 1 बाय 1 पॉइंट्स बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, दैट इज मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। है कि नहीं, मास क्या होता है, बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। करेक्ट है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। वेट क्या होता है, उसको भी डिफाइन कर रखा है, क्या कर रखा है, वेट क्या होता है, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब अर्थ जिस फोर्स से अपने तरफ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को बेसिकली हम कहते हैं वेट। ठीक है, हमको पता है वेट क्या है, बेसिकली वजन नहीं है, एक फोर्स है कि नहीं। मास मतलब वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली हमें पता है मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, व्हाइल वेट क्या होता है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है, जस्ट बिकॉज इसके पास खाली मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऑलराइट, और हमें क्या पता है मास के बारे में, कि यार आप यूनिवर्स में कहीं भी जाओ, मतलब आपका मास जो है सेम ही रहने वाला है कि नहीं, मास जो है चेंज नहीं होगा। तो मतलब आप मास क्या होता है, बेसिकली एवरीवेयर क्या होता है, सेम एवरीवेयर, है कि नहीं, हर जगह सेम होता है।
लेकिन वेट क्या होता है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। मतलब आप माउंटेन पे हो, आपका वेट अलग होगा, ठीक है। आप बेसिकली मून पे चले गए तो वहां पे वेट अलग हो जाएगा। अरे बात समझ, तो ये प्लेस टू प्लेस क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है। वेरी हो रहा है मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे बात समझ। नेक्स्ट डिफरेंशिएट हमने क्या लिख रखा है, दैट इज एसआई यूनिट की बात की हमने। एसआई यूनिट ऑफ मास हमें पता है कितना होता है, क्या होता है, केजी होता है। क्या होता है, केजी होता है। वाइल वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो पूरा डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, विल द मास एंड वेट ऑफ ऑन अर्थ बी सेम एज द वैल्यू ऑन मास, है कि नहीं। तो ये पूछ रखा है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है। आगे पूछ रखा है वाई, ठीक है तो वाई के लिए। तो हमने क्या लिख रखा है, रीजन देखो ध्यान से। आइए एक बार रीड करते हैं। दैट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। करेक्ट। मास क्या होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है कि नहीं, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, देयरफॉर इट विल बी सेम ऑन अर्थ एंड मास। मतलब मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं। कांस्टेंट होता है तो क्या हो गया कि उसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे मार्स पे जाओ या अर्थ पे जाओ, तो बेसिकली उसका वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में। ये उसका हाफ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, बट वेट विल नॉट बी सेम एज द वैल्यू ऑफ जी ऑन मार्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि यार देखो, इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है कि वेट जो मास जो होगा कांस्टेंट होगा, लेकिन वेट जो है कांस्टेंट नहीं होगा। ये क्या करेगा, वेरी करेगा। क्या करेगा, ये सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा, है कि नहीं। क्यों डिफरेंट होगा, क्यों, बिकॉज जी जी मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, ठीक है। अर्थ का अलग होता है, मार्स का अलग होता है। तो दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अलग है, ठीक है, तो बेसिकली उनका जो फोर्स जो जिससे अट्रैक्ट करेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, वो भी डिफरेंट आएगा। वो अगर डिफरेंट आएगा तो दोनों का वेट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, विल द मास एंड वेट ऑन अर्थ बी सेम एज द वैल्यू ऑन मार्स। तो आंसर आएगा, मास क्या होगा, हाँ मास के लिए यस है लेकिन वेट के लिए नो है। आई बात समझ में, ठीक है। मास के लिए क्यों यस है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। और वेट के लिए क्यों नो है, जस्ट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अरे बात समझ में। वेट के लिए क्यों मना किया हमने, जस्ट बिकॉज वेट क्या करता है, वेरी होता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, इसलिए। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सब क्वेश्चन बी, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन बी। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का बी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन बी है। आई बात समझ, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्या दे रखा है, रीड करते हैं। व्हाट आर, सबसे पहला है दैट इज फ्री फॉल। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड नंबर पे है हमारा एस्केप वेलोसिटी। और लास्ट में हमें बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो मतलब इसके बारे में हमें क्या करना है, बेसिकली बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख रखा है मैंने, दैट इज व्हाट आर फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिख रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देन इट इज सेड टू गेन, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल, है कि नहीं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर मूव करेगा तो वो कैसा मूव कर रहा है, बेसिकली फ्री फॉल में मूव कर रहा है। कैसा मूव कर रहा है, फ्री फॉल में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है एक ऑब्जेक्ट पे, तो जो एक्सेलरेशन बॉडी क्या करने लगता है, एक्सेलरेट करने लगता है। क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो यार अगर कोई फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, एक्सेलरेट करने लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट क्या करने लग रहा है, एक्सेलरेट करने लग रहा है। क्या करने लग रहा है, एक्सेलरेट करने लग रहा है, ठीक है। तो उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है।
ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो सेकंड वाले का आंसर। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज व्हाट आर एस्केप वेलोसिटी। क्या दे रखा है, व्हाट आर एस्केप वेलोसिटी। तो यार आइए एक बार रीड करते हैं। ठीक है, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी, the minimum velocity with which an object must be thrown upward so that it escapes the gravitational pull of the earth is called escape velocity। आई बात समझ में? escape velocity क्या होता है कि minimum velocity with which an object must be thrown upward, मतलब आप कम से कम वेलोसिटी से कितना कम से कम वेलोसिटी से आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को, यानी अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कर ले, ओवरकम कर ले, है कि नहीं, उसको क्या कर ले, ओवरकम कर ले, यानी कि उसको एस्केप कर ले। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दैट इज व्हाट आर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या दे रखा है, व्हाट आर सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए रिव्यू करते हैं एक बार कि अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मूविंग अलोंग अ सर्कल, सर्कल में मूव करना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स कहाँ से लगना चाहिए, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहली बार तो फोर्स लगना चाहिए, और कहाँ से लगना चाहिए, सेंटर से लगना चाहिए। ठीक है, वो फोर्स सेंटर से डायरेक्टेड होना चाहिए, डायरेक्टेड मतलब सेंटर के थ्रू लगना चाहिए। ठीक है, सेंटर के थ्रू लगना चाहिए। ऑलराइट, तो उस तरीके के फोर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस तरीके से सारे आंसर मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, सब क्वेश्चन 3 के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। सबसे पहले रीड करेंगे, दैट इज क्या दे रखा है, राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, बेसिकली केपलर के 3 लॉज है, ठीक है, उसे लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है। आगे क्या बोलता है, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, F इज इक्वल टू, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो वो बेसिकली केपलर के लॉ ने कैसे हेल्प किया न्यूटन को डिराइव करने के लिए, कौन सा लॉ, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहला पार्ट बोल रहा है कि केपलर के 3 लॉ लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आइए 1 बाय 1 देखते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। हमें पता है कि ऑर्बिट, जो प्लैनेट का जो ऑर्बिट है, यानी कि जो उसका पाथ है, कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। कैसा होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कि नहीं। और उसकी एक स्पेशलिटी क्या होती है कि इलिप्स के पास क्या होता है, 2 फोकाई होते हैं, है कि इलिप्स के पास क्या होता है, 2 फोकाई होते हैं, लेकिन 2 फोकाई में से एक फोकाई पे कौन प्रेजेंट होता है, सन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही ये लॉ क्या कह रहा है। ऑलराइट, सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन, सेकंड लॉ क्या कहता है, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि यार प्लैनेट जब मूव कर रहा है कि नहीं, मान लो जैसे प्लैनेट जब मूव कर रहा है तो बेसिकली वो इक्वल एरिया कवर अप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिंपल ये लॉ क्या है, सेकंड लॉ यही कह रहा है। ठीक है, सिंपल सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सिंपल फॉर्म में कि प्लैनेट जो एरिया कवर अप करता है, ठीक है, वो इक्वल एरिया कवर अप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे बात समझ, ये सेकंड लॉ कह रहा है। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है, आइए देखते हैं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। यहाँ पे इट्स कौन है, प्लैनेट। ठीक है, तो ध्यान से देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है कि नहीं, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो तो यार बहुत ही भारी भरकम सा डेफिनेशन लग रहा है। डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है। वैसे क्या कह रहा है, बेसिकली पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इसको किससे डिनोट करते थे हम लोग, टी से, है कि नहीं, टी से। तो उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर। ठीक है, मतलब टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब मीन डिस्टेंस। मतलब मीन डिस्टेंस का क्या करना है, क्यूब। मान लो मीन डिस्टेंस को हमने क्या बोला, आर, तो उसका क्या करोगे, क्यूब।
क्या करोगे क्यूब। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग सिंपल फॉर्मेट में, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे बात समझ में, इक्वेशन के फॉर्म में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे बात समझ में, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको 3 लॉ लिखना है। अब थर्ड लॉ क्या कह रहा था कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसी रिलेशन की मदद से न्यूटन ने बेसिकली क्या डिराइव किया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या डिराइव किया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। कैसे डिराइव किया था आइए देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको समझने से पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल है सर्कल में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना होगा उसका, कितना होगा 2 पाई आर बाय टी। उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेसिकली सरकमफेरेंस डिवाइड बाय टाइम। तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर बाय टी। तो ये फर्स्ट रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। v इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हमें पता है अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड भी हमने लेक्चर नंबर 1 में निकाल रखा है। कितना होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। क्या होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब यार देखो यार, यहाँ पे हमारे पास v का वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास v है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके वैल्यूज को बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वही चीज किया है हमने, क्या किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m, यहाँ पे v की जगह पे क्या किया हमने, v स्क्वायर की जगह पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। तो ये क्या करना है आगे, स्क्वायर्स बेसिकली इसको ओपन करना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। r का स्क्वायर इज r स्क्वायर, ठीक है। m एज इट इज है और ये r एज इट इज लिख दिया, और ये t का स्क्वायर दैट इज डिनोमिनेटर, करेक्ट है। इसको आगे सिंपलीफाई करोगे, ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये सारे जो टर्म्स है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है कि नहीं, पता है ना हमको केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर बाय आर क्यूब क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो ये सारे टर्म्स जितने भी है, 4 क्या है, एक नंबर है कांस्टेंट है, पाई उसका भी वैल्यू होता है 3.14 कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर करोगे तब भी कांस्टेंट रहेगा। मास भी हमें पता है यूनिवर्स में हर जगह जाओ कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये सारे टर्म्स जितने भी हैं बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सारे टर्म को हम सॉल्व करके इसका एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वैल्यू जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे जो भी वैल्यू आया दैट इज हमने क्या अज्यूम किया, कांस्टेंट। क्या अज्यूम किया, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज दिस आर, ठीक है। वेरिएबल क्या है आर, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिला दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर क्यूब, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से बेसिकली न्यूटन ने क्या किया, डिराइव किया था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ केपलर्स। आई बात समझ में, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज सब क्वेश्चन डी, ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन डी। आइए रीड करते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u। कितनी वेलोसिटी से फेंका u, ठीक है। रीचेज द हाइट h बिफोर कमिंग डाउन, ठीक है। मतलब नीचे आने से पहले वो कितना हाइट कवर पहुंच जाता है दैट इज h हाइट उसने क्या किया, कवर किया। और राइट आगे क्या बोल रखा है, शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप, टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। मतलब ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, कम ऑन, क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम देखिए आराम से आप कैसे बनेगा। ये हमारा क्या है, ग्राउंड सरफेस। क्या है ये हमारा ग्राउंड सरफेस, करेक्ट। तो यहाँ लिख लो ऐसा, ये क्या है हमारा ग्राउंड है। अब यहाँ क्या कर रखा है हमने, बॉल रखा है। ये कितना हाइट रीच किया, h हाइट रीच किया। ये हाइट कितना है, दैट इज h, ठीक। फिर क्या हुआ, बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से इतने हाइट से क्या हो गया, डाउनवर्ड आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बॉल ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल नीचे आ रहा है, करेक्ट। सो मतलब ऐसा जर्नी है, ठीक है। बॉल ऊपर जा रहा है, फिर बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मान लो अभी क्या कहते हैं कि ये जब ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो जो टाइम लगा इसको, कुछ टाइम लगेगा, है कि नहीं, वही पूछ रहा है। ऊपर जाने के टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने के टाइम, ये हमें प्रूफ करना है। तो यार ऊपर जाने के टाइम को मान लो हमने कितना बोल दिया, t1 टाइम बोल दिया। कितना बोल दिया, t1 टाइम। मान लो कितना टाइम लगा ऊपर जाने के लिए, t1 टाइम लग गया, ठीक। और नीचे आने के लिए भी कुछ टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा,
हमें नहीं पता कितना लगा, ठीक है, वो तो फाइंड करना है। तो यहाँ कितना लगा मान लो T2 टाइम लगा, ठीक है। तो ये भी हाइट कितनी है, h ही हाइट, करेक्ट। तो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, ठीक। जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी मिला है, कितना दे रखा है u, कितना दे रखा है u, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u। आई बात समझ। अब यार ऊपर से पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आगे उसके आगे तो जा नहीं रहा है कि नहीं, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई वहां पे, क्या हो गई जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, ठीक। तो ये सारे पैरामीटर्स हमको बेसिकली क्या है पता है, ठीक है। ऑलराइट, सो बेसिकली हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट है। हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, करेक्ट है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस एटी, करेक्ट है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और हमें क्या पता है बेसिकली, और क्या पता है हमें बताओ, और हमें पता है बेसिकली s जो सेकंड होता है, सेकंड इक्वेशन दैट इज क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये होता है सेकंड इक्वेशन, करेक्ट है, सेकंड इक्वेशन होता है। अब इधर क्या करना है हमको, ये जो u का वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सर कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ध्यान से, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू के जगह पे क्या आ गया, v माइनस एटी आ गया, यहाँ पे t एज इट इज प्लस बाकी का एज इट इज रहेगा, है कि नहीं, उसको कोई कुछ नहीं करना है। अब ये t को क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1 बाय 1, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, तो होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है, हाफ एटी स्क्वायर एज इट इज, करेक्ट है। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, हमें पता है v का वैल्यू कितना है, a से ये मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ऊपर जाने का जो टाइम था t1 था, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो गई जीरो, तो यहाँ जीरो पुट कर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ये क्या हो गया, जीरो हो गया ना, जीरो इंटू टी, ठीक, माइनस यहाँ क्या है एटी स्क्वायर, यहाँ भी एटी स्क्वायर, एटी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, एटी स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या अंदर, क्या बचेगा अंदर, ये क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस, बेसिकली यहाँ बचेगा -1, यहाँ पे क्या है प्लस हाफ, ठीक, प्लस हाफ, तो इसको सॉल्व करेंगे देखो क्या होगा, s इज इक्वल टू ये क्या हो गया जीरो, ठीक है, जीरो, और ये क्या है माइनस, तो माइनस एटी स्क्वायर, करेक्ट है, ये प्लस आएगा ना, प्लस निकाला है हमने, ठीक है, जैसे प्लस एटी स्क्वायर हमने कॉमन लिया है ना, तभी तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो ध्यान से, ये क्या होगा, प्लस एटी स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू एटी स्क्वायर, ऑलराइट, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, -1 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा, -हाफ, ठीक है, ये हो गया -हाफ, ठीक। सो अब यहाँ पे s का वैल्यू कितना है, दैट इज s मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, s कितना है, जैसे कि h है कि नहीं, यही तो हो रहा है, s कितना है h, एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी लगा रही है कि नहीं, ग्रेविटी लगा रही है, तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगाएंगे, लेकिन बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे ग्रेविटी लगाती है कि नहीं, अर्थ कहाँ लगाता है ग्रेविटी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कहाँ लगाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉल कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो g का वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो गया -g, ठीक, s हो गया h, टाइम क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाने के टाइम को हमने क्या बोल रखा है t1, तो यहाँ सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, तो क्या होगा देखो ध्यान से, h हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या हो गया -g, t टाइम क्या हो गया t1, क्योंकि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं जाने की, ठीक है, और ये क्या है हाफ एज इट इज, अरे बताइए, तो इसको सिंपलीफाई करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ से h का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, h का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ g t1 का स्क्वायर, अरे बात समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमारा स्टार इक्वेशन, करेक्ट है। अब करना क्या है, इसी में हमको सेकंड केस सॉल्व करना है, ठीक है, सेकंड केस कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। अब यार एक बात बताओ,
अब बॉल क्या है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, करेक्ट। अब यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉल की? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। करेक्ट है ना? अरे यार, यहाँ से यहाँ गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 थी। अब यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। अरे बात समझ में? ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे हम फिर से अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। कौन सा लगाएंगे? सेकंड वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें पता है s ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, ये होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अब हम लोग लगाते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस के लिए लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं ध्यान से। तो s क्या होगा हमारा? s तो h ही रहेगा, है कि नहीं? यही हाइट है ना यार, हाइट कितना है? h ही है। ठीक है, देखो ध्यान से, u कितना है? 0। u कितना है? 0, तो 0 इंटू टी, 0 इंटू टी प्लस हाफ। इस बार a कहाँ लग रहा है? बॉल नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है। बॉल नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जी आएगा। करेक्ट है, पॉजिटिव जी। टाइम क्या लोगे इस बार? इस वाले इंटरवल के टाइम को t2 बोल रखा है, तो t2 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ में? इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यहाँ से क्या आया? हाफ जी t2 का स्क्वायर। ठीक है, t2 का स्क्वायर, ये हमारा डबल स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन है, डबल स्टार। करेक्ट। अब देखो ना यार, यहाँ से हम लोग T1 का, मान लो स्टार इक्वेशन से T1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2h डिवाइड बाई जी। और यहाँ से भी T2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2h, ये 2 यहाँ चले जाएगा ना, 2h डिवाइड बाई जी। मतलब फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 स्टार। ठीक है, आप नंबर भी ले सकते हो। ठीक है यार, नंबर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, नंबर लिख लो। इसको बोलो इक्वेशन 2, इसको बोलो इक्वेशन 3। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 स्क्वायर, है कि नहीं? बोल सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर T1 इज इक्वल टू T2। T1 इज इक्वल टू T2 को क्या मतलब हो गया भाई? इसका क्या मतलब हुआ कि ऊपर जाने का टाइम, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ दिस। आई बात समझ में कैसे किया हमने? ठीक है, तो ये वाला कौन सा केस था? बेसिकली फ्रॉम, जब पार्टिकल कहाँ से आ रहा था? ऊपर से नीचे। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखोगे? मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट को कुछ नाम दे दो यार, क्या दे दो? पी दे दो, इसको दे दो क्यू, क्या बोल दो? क्यू। ठीक है, इसको क्यू बोल दिया। ठीक है, और ये क्या है हमारा? पॉइंट क्यू ही है, और ये क्या हमारा? पॉइंट पी। तो यहाँ से क्या हो रहा था? ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो पी से कहाँ जा रहा है? क्यू की तरफ जा रहा है। और इस वाले केस में क्या आ रहा था? फ्रॉम, कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख दें, किधर बात चल रही है? फ्रॉम क्यू से पी। करेक्ट। केस समझ में आ गया कैसे किया, कैसे करना है सॉल्व? देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, वन बाय वन। ये स्टेप आपको इसके नीचे ही कंटिन्यू करना है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आप लिखना चाहें, अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सब क्वेश्चन 5 की तरफ। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन 5 में हमें क्या दे रखा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्या दे रखा है? इफ द वैल्यू ऑफ g suddenly become twice its value, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along a floor. ठीक है, और आगे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि वैल्यू ऑफ जी क्या हो रहा है? सडनली ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी को हम डबल कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा बेसिकली ऑब्जेक्ट के ऊपर? ठीक है, वो हमें पूछा है। ठीक है, तो आइए बेसिकली देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने आंसर लिख रखा है आपके लिए ऑलरेडी। ठीक है, आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं क्या होगा बेसिकली। कि सबसे पहली बात तो यार, किसी भी ऑब्जेक्ट को,
ठीक है, पुल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो आइए पहला पॉइंट वही है, आइए रीड करते हैं। फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलोंग अ फ्लोर, है कि नहीं। एक फ्लोर है, उसके ऊपर एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, उसको पुल करने के लिए बेसिकली हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। आगे क्या दे रखा है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जो भी वेट होगा, दैट इज वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज F इज इक्वल टू mg होता है ना। तो वेट का फॉर्मूला भी क्या होता है, F इज इक्वल टू mg होता है, करेक्ट है। सो वेट बेसिकली क्या है, एक फोर्स ही तो है, ठीक है। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट है यहाँ से, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ g suddenly become twice its value original value, then the force required to pull a heavy object would be double, ठीक है। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आ रही बात समझ, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डबल, क्योंकि यहाँ से हमको दिख रहा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। m तो चलो ठीक है कांस्टेंट है, लेकिन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो हमारा g, तो अगर g को हम लोग डबल करेंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज दे रखा है कि अगर आप वैल्यू ऑफ जी को क्या कर रहे हो, सडनली ट्वाइस कर दे रहे हो उसकी ओरिजिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स को भी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। आइए बात समझना। तो इसलिए लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट विल बिकम 2 टाइम्स मोर डिफिकल्ट, 2 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे आप लिख सकते हो अलोंग, करेक्ट है। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो रीड करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द, इसका क्या मतलब हुआ कि यार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, उसका वैल्यू 0 होता है अर्थ के सेंटर पे। ये आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसके लिए तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं अर्थ का। मान लेते हैं ये इस तरीके से हमारा क्या है, कमान क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ का ये क्या होता है, सी फॉर सेंटर होता है ना, सेंटर, ठीक है। आप मान लो कहाँ थे, सरफेस पे थे, ठीक है। आप सरफेस पे थे, अब सरफेस से आप कहाँ आ गए, मान लो डी डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस, इतना डेप्थ में क्या आ गए, अंदर आ गए, ठीक है। इतना अंदर आप अर्थ के सरफेस के आ गए। तो यार अर्थ के सरफेस में जब डेप्थ में आएंगे तो होगा क्या, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक रिलेशन डिराइव किया था, ठीक है। आई होप आपको पता है वेरिएशन ऑफ जी में। तो यहाँ पे वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ आ रहा है ना, ये उसी का कंसेप्ट यहाँ लगने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इतना डेप्थ हम लोग नीचे आ गए। तो कितना डेप्थ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि डी डेप्थ कितना आ गए, नीचे आ गए, ठीक है। डी डेप्थ हम लोग नीचे आ गए, करेक्ट है। अब हमें पता है सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे ध्यान से रखो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर। ये टोटल आर है, ये डिस्टेंस कितना है, डी है। तो यार बचा हुआ डिस्टेंस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, डिस्टेंस कितना होना चाहिए वाला, आप ही बताओ यार, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आर माइनस डी होना चाहिए कि नहीं, आर माइनस डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो आंसर यार, ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 10 है, कितना है, 10, ठीक है। तो अब इस टोटल लेंथ कितना है, मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ तक का लेंथ मैंने कितना बोला, ये 2 सेंटीमीटर है। तो ये लेंथ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यार आप या तो 8 सेंटीमीटर डायरेक्टली लिख दो, करेक्ट है ना, या तो एक डायरेक्टली लिख दो, या फिर एक और ऑप्शन है, आप कैसे लिखो, 10 माइनस 2 लिखो, एक ही बात है ना। मैंने इसके टर्म्स में लिखा है कि नहीं, तब भी आंसर क्या आएगा भाई यार। तो उसी तरीके से यहाँ पे किया, टोटल लेंथ कितना था, आर था,
आप कितना नीचे आए डी डिस्टेंस, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, यानी आर माइनस डी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितना आता है आर माइनस डी। आई होप आपको समझ में आया कैसे आर माइनस डी हमने कंसिडर किया। ठीक, तो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हमने क्या कर लिए, अज्यूम कर लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है बेसिकली अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ लिख लेते हैं अर्थ। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था जैसे कि अर्थ सरफेस है, हम लोग डी डिस्टेंस नीचे आ चुके हैं। ठीक है, ये आर क्या हमारा रेडियस है अर्थ का, और ये डिस्टेंस कितना है आर माइनस टी। करेक्ट है, बेसिक पैरामीटर्स हमने क्या कर लिया अज्यूम कर लिया। फिर आइए अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, यार सबसे पहले तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अज्यूम। क्या अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम दैट अर्थ हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। क्या है अर्थ का डेंसिटी, क्या है यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा तो इससे क्या होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो यार सबसे पहले हमने क्या किया अज्यूम कर लिया अर्थ के पास जो डेंसिटी है क्या है बेसिकली यूनिफॉर्म। क्या है कमांड, अर्थ का डेंसिटी क्या है यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यार डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, आई होप आपको पता है डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, आई बात समझ, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो आप या तो इस फॉर्मेट में लिखो या फिर इसका एक अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। आगे बात समझो, ये भी वैलिड करेक्ट है। ऑलराइट, अब क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट, ठीक है, आप कहाँ पे आ चुके हो, डी डिस्टेंस नीचे आ चुके हो। ठीक है, सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में क्या लगता है बेसिकली, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, कितना लगता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू कितना लगता है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर लगता था। आई होप आपको पता है कि नहीं, ये क्या लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था। लेकिन ये कहाँ लगता है, ये एट सरफेस लगता था। लेकिन हम लोग कहाँ आ चुके हैं, डी डिस्टेंस नीचे आ चुके हैं, तो हमें हाइट कितना लेना पड़ेगा, दैट इज आर माइनस डी लेना पड़ेगा। अरे बात समझो, आर माइनस डी लेना पड़ेगा। तो आर माइनस डी लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आर माइनस डी का स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर आएगा आर माइनस डी का। ठीक है, so we know that f is equal to g m डिवाइडेड बाय r माइनस डी का डॉट। ये स्मॉल m क्या है, ये आपका मास है, करेक्ट है, यहाँ पे आप जो खड़े हो यहाँ पे आपका मास है। अरे कैपिटल m क्या है, मास ऑफ अर्थ, क्या है मास ऑफ अर्थ। अरे बात समझ, ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। ऑलराइट, अब क्या करना है बेसिकली यहाँ पे हमें देखो यार, हमने क्या अज्यूम किया है कि डेंसिटी क्या है अर्थ का, यूनिफॉर्म, क्या है यूनिफॉर्म। तो अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आप कहीं का भी डेंसिटी लो वो क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं, यानी यहाँ का डेंसिटी विल बी इक्वल टू यहाँ का डेंसिटी। तो हमको दो जगह का डेंसिटी लेना है। ठीक है, मतलब यहाँ का डेंसिटी लेना है प्लस यहाँ का डेंसिटी लेना है, और दोनों को इक्वेट कर देना। क्या कर देना है, कम क्या कर देना, इक्वेट कर देना। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ का डेंसिटी जो है, यहाँ का डेंसिटी है डेंसिटी 1, यहाँ का डेंसिटी है डेंसिटी 2। आगे बात सुनो, करेक्ट है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये वाला जो डेंसिटी है डेंसिटी 2, ये वाला डेंसिटी है डेंसिटी 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, देयरफॉर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज डेंसिटी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2। करेक्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, आगे क्या बोल सकते हैं कि मास ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 विल बी इक्वल टू मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ। करेक्ट है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल है ना, तो रेशियोज भी इक्वल होने चाहिए। करेक्ट है, अब देखो यार मास ऑफ 1, ठीक है, तो m1 क्या था बेसिकली, दैट वाज मास ऑफ अर्थ। ठीक है, पूरे कैपिटल स्क्वायर है ना बड़ा वाला, तो बेसिकली इसका क्या है मास है। ठीक है, m2 क्या है, ये वाले रीजन का मास। ठीक है, ये वाले रीजन का मास क्या है कॉमन, ये वाले रीजन का मास।
ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे हो, यहाँ तक आ गए हम लोग, डी डेप्थ तक आ चुके हो, ठीक है। कहाँ से? अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के सेंटर से आप डी डिस्टेंस तक अंदर आ चुके हो जब, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, वो आपके और अर्थ के सेंटर से लगेगा, है कि नहीं? आपके अर्थ के सेंटर से और आपके यहाँ तक लगेगा। तो ऑब्जेक्ट तो यही है, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस और सेपरेशन क्या है? दैट इज r माइनस टी, ठीक है। तो फोर्स कितना लगना चाहिए? फोर्स कितना लगना चाहिए? ये वाला स्फीयर ही इंक्लूड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला स्फीयर इंक्लूड होगा, तो यहाँ क्या लिखोगे? मास ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? m2। m2 क्या है? बेसिकली मास ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। और m1 क्या था? मास ऑफ बड़ा वाला स्फीयर। ऑलराइट, अब देखो यहाँ से करेंगे क्या। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, इसको इक्वेट करना है, ठीक है। तो m1 और m2 और v1 और v2 का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ से कैसे करेंगे। m1 को एज इट इज लिखा, m1 क्या था? मास ऑफ अर्थ, ठीक है, कैपिटल स्फीयर का। v1 कैसे निकालोगे? v1 मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या कैसे निकालोगे? हमको पता है अर्थ क्या है? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, आई होप आपको पता है, याद होना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ सेंटर से लेके आउटर मोस्ट डिस्टेंस तक, तो आर क्यूब करेक्ट है। 4/3 पाई आर क्यूब ये किसके इक्वल है? मास ऑफ इनर पोर्शन, ठीक है, अंदर वाला स्फीयर डिवाइडेड बाय अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वो भी स्फीयर है तो उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन आर क्या लोगे यहाँ पे? आर माइनस डी, है कि नहीं? आर माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर माइनस डी का द होल क्यूब। अरे बात समझ। अब यहाँ से देखो 4/3 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? m1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? m2, यहाँ m1 डिवाइड बाय क्या? आर क्यूब है, यहाँ पे क्या है? आर माइनस डी का होल क्यूब। करेक्ट। यहाँ से m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से m2 कितना हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? आर माइनस डी इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अरे बात समझ में आया कैसे निकाला मैंने m2 का वैल्यू? इसी को खाली रीअरेंज करके अब ये m2 का वैल्यू मिल गया। किसका मिल गया? m2 का वैल्यू। अब ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। m2 मतलब मास ऑफ दिस रीजन। अब इसका हमारे पास मास आ चुका है, करेंगे क्या? इस मास को बेसिकली इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अरे बात समझ में? या फिर ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकते हैं। देखो हमें क्या पता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइड बाय मास के इक्वल होता है। पता है ना हमको किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइड बाय मास। कैसे आया? क्योंकि हमें पता है फोर्स क्या होता है? mg होता है, F इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ से g का वैल्यू क्या हो गया? फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास, तो फोर्स क्या है? बेसिकली यहाँ पे दे रखा है फोर्स का वैल्यू, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो क्या होगा। इस अर्थ को हटा देते हैं, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा? फोर्स का वैल्यू स्मॉल एन, ये m2 हो जाएगा, ठीक है। ये मास ऑफ दिस रीजन है, याद रखना, डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल, आर माइनस डी का होल। अब देखो ये फोर्स हो गया, ये क्या पूरा फोर्स है, लेकिन मास से डिवाइड करना है, तो मास से डिवाइड कर दिया। ये वाला मास से ये वाला मास कैंसिल हो जाएगा। जी का वैल्यू यहाँ से क्या दिख रहा है? जी का वैल्यू क्या दिख रहा है? जी m2 डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस डी का होल। यहाँ m2 का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहाँ से? इस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन को बोल दो यार, कुछ नाम दे दो इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, 1 बोल दे, 1, ठीक है, इसको 1 बोल दो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 1 बोल दो। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या आ जाएगा? इसको डायरेक्ट यहीं कर दें, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, ये जो आ जाए यहीं कर देते हैं। क्या हो जाएगा? g डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का द होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या आ जाएगा? m2 का वैल्यू, m2 का वैल्यू क्या है? बहुत ही बड़ा का वैल्यू है, दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? r माइनस डी का द होल क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। और डिवाइड में क्या कर दो इसको?
आर क्यूब से, ठीक है, आर क्यूब से डिवाइड कर। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, दिख रहा है सबको, कट जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारा जी का, जी का वैल्यू क्या दिख रहा है सबको कि जी बचा, m1 बचा, ये पूरा कट चुका है, यानी ये बचा आर माइनस डी। तो क्या बचे जी एम m1 वाला, और ये क्या है हमारा आर माइनस डी, क्या है कॉमन, क्या है आर माइनस डी डिवाइड बाय आर क्यूब। आई बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये जो डी है, आप अभी कहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, है कि नहीं। जब आप पूरा सेंटर पे आ जाओगे तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, रेडियस के बराबर ना, क्योंकि सेंटर से आउटर मोस्ट तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस। तो आप अभी यहाँ पे हो, ठीक है। तो आप अगर मान लो सेंटर तक आ जाओगे, ये तो क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आप जब सेंटर ऑफ द अर्थ पे आ जाओगे तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, आर के बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं डी का वैल्यू आर पुट कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ देखो कंडीशन लिखो, इफ d इज इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जब d का वैल्यू आपने r पुट कर दिया तो ये क्या हो गया, r माइनस आर 0 हो गया ना, r माइनस आर 0 मतलब पूरा टर्म क्या हो गया 0, पूरा टर्म 0, इसका मतलब g क्या हो गया 0। आई बात समझ में, g मतलब क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, नोट करना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले रीड करते हैं क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, लेट द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी टी। बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से बोल रखा है, क्या क्या रखा है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्टार बी टी। मतलब क्या है कि एक स्टार है और एक प्लैनेट है, आइए यहाँ बनाते हैं। ये रहा हमारा स्टार, करेक्ट है, ठीक है। कौन सा स्टार, मान लो सन है, ठीक है, सन भी स्टार ही है। यहाँ क्या है, प्लैनेट है, ठीक। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से भाई रिवॉल्व करेगा, करेगा ना, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दे रखा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिवॉल्व करेगा, ऐसा करेगा ना, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, रिवॉल्व कर रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्टार और ये क्या हमारा प्लैनेट है, क्या है प्लैनेट, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दैट इज आर, कितना दिया है आर। अब ये प्लैनेट को अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, क्या कंप्लीट करने के लिए, रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कुछ टाइम लगता है, कुछ पीरियड लगता है। उस पीरियड को कितना दे रखा है, टी दे रखा है, कितना दे रखा है, टी दे रखा है कि नहीं। सर यहाँ से टी और आर के बीच में हमें पता है एक रिलेशन होता है, हम लोग ने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिए ऐसा, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, क्या, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ, क्या बोल सकते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ हमें पता है कि जो टी स्क्वायर होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर क्यूब, है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है हमको कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं, इक्वलिटी आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब हो जाएगा, करेक्ट है, के टाइम्स आर क्यूब। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये आर क्यूब को नीचे सेंड कर दो, तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो गया, के। अब ये इक्वेशन मस्त है, ये हमारा जनरल इक्वेशन, क्या जनरल इक्वेशन है, टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार रीड करते हैं, दैट इज क्या दे रखा था कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना था, टी था, ठीक है। स्टार और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस दिया था आर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस दिया है यानी कि आर क्यूब दिया है, ठीक है। मतलब
डिस्टेंस दिया है यानी कि r दिया है, ठीक। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दिया है यानी t दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखिए यहाँ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऐसा लिखिए, ठीक है। गिवन कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, t1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r1 का क्यूब विल बी इक्वल टू t2 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2 का क्यूब। अरे बात समझ में कैसे कर रहा हूँ मैं, ये दोनों क्या होगा, इक्वल टू होगा के, इक्वल होगा के है कि नहीं। जैसे जनरल था तो हम लोग इसको कितने भी n नंबर ऑफ केसेस के लिए ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो केसेस के लिए लिया है, आई बात समझ में, क्योंकि दो केस में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस के लिए मैंने क्या किया, अज्यूम कर लिया, ठीक। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो इक्वलिटी है इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है ना हमें, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको हटा देते हैं। कैसे होगा देखिए ध्यान से, ठीक है। ये भी चलेगा, ये भी वैलिड इक्वेशन है कि नहीं। ऑलराइट, तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे t1 का स्क्वायर, तो t1 क्या दे रखा है, दैट इज t, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा, दैट इज t का स्क्वायर, करेक्ट है, t का स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट r1 का क्यूब, r1 कितना दे रखा है, दैट इज r, कितना दे रखा है, r क्यूब, करेक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दैट इज t2 का स्क्वायर क्या है, कॉमन क्या है, t2 का स्क्वायर, t2 का स्क्वायर दिया है क्या, नहीं दिया। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि t2 का स्क्वायर जो है दैट इज √8t के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट r2 कितना दिया है हमें, r2 दे रखा है दैट इज 2r, कितना दे रखा है, 2r, तो 2r का क्यूब, ठीक है। मैंने 1 बाय 1 क्या किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब एज इट इज, करेक्ट है। यहाँ क्या आएगा, t2 का स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 8 आर क्यूब, करेक्ट है। ये आर क्यूब से देखो ध्यान से, ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये दोनों। ऑलराइट, जब ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, ये वाला 8 जो है, 8 जो है, ये वाला 8 जो है उसको यहाँ सेंड कर दो, ठीक है। ये वाला 8 इसको सेंड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 8t स्क्वायर हो जाएगा, 8t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t2 का स्क्वायर, करेक्ट है, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से t2 का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, इसके रूट के इक्वल हो गया, है कि नहीं। कैसे होगा देखो ध्यान से, ये कैसे हो गया, ये यहाँ करते हैं, नीचे t2 का स्क्वायर, t2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में इसका अंडर रूट हो जाएगा, फिर t1 का स्क्वायर इसके अंडर रूट, इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से t2 क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, √8, और ये t का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, रूट हो जाएगा t। आगे बात समझ में कैसे किया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले रीड करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, करेक्ट है। आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन अ प्लैनेट, ठीक है। तो यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, ग्राउंड पे फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कितने हाइट पे, 5 मीटर, ठीक है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, क्या हो रहा है, नीचे ग्राउंड पे फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है कि नहीं, फॉल हो रहा है इस तरीके से। हाइट कितना है, हाइट इज 5 मीटर्स, हाइट इज 5 मीटर्स। टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड, टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड, है कि नहीं। टाइम 5 सेकेंड, हाइट क्या है, 5 मीटर्स, करेक्ट है, सिंपल। अरे एक बात देखो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है,
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि आगे तो मूव कर नहीं रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। नीचे इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन। कितना लग रहा होगा, दैट इज g लग रहा होगा। g कितना लग रहा होगा वही फाइंड करना है। क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g हमें निकालना है। करेक्ट है। तो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं। आइए वन बाय वन सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहाँ लिखो बाय इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या लिखोगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, है कि नहीं। हमें क्या पता है, हमें क्या पता, s इज इक्वल टू यू टी, करेक्ट है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट है। तो ये इक्वेशन हमें पता है, बेसिकली ये क्या है, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यूज जो भी है हमारे पास यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। s इज इक्वल टू, एस कितना था पहली बात तो, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को बेसिकली यहाँ से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। एस कितना है, दैट इज 5 मीटर्स। एस कितना दिया है 5। यू कितना है 0, तो यहाँ 0 लिखो, इंटू टी प्लस हाफ। अब ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। बॉल कहाँ गिर रहा है, नीचे की तरफ। तो क्या लेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, उसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। उसका वैल्यू क्या लेंगे, निकालना है, फाइंड करना है, तो एज इट इज रहेगा। टी का स्क्वायर, टी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से। आगे सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, ये 5 है इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, प्लस ठीक है हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ एज इट इज रखो, जी टी स्क्वायर इज 25। करेक्ट है, सिंपल है ना। तो क्या करो यार, 5 से 5 कैंसिल कर दो, फिर 5 टाइम्स जाएगा, जाएगा ना, 5 टाइम्स जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से जी का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ से जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर गया, वहाँ पे 5 एज इट इज। ठीक है, तो 5 को डिनोमिनेटर में भेज दो, दैट इज 2/5। क्या आ गया 2/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, दैट इज 0.4। यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझो। तो एक्सेलरेशन कितना है, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बात समझो। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, आइए समझते हैं। ठीक है, समय दे रखा है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए जो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ प्लैनेट को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर ए, ठीक, आर ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। करेक्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको नोट करेंगे। ठीक है, ये रिलेशन है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, मतलब मास ऑफ ए मतलब प्लैनेट ए का मास क्या दे रखा है, एम ए। ठीक, आगे क्या पूछता है कि व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, मतलब मास ऑफ बी हमें फाइंड करना है। सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। इसका क्या मतलब होता है, आइए एक बार और रीड करते हैं। So that the value of g on b is half that of its value on a। इसका मतलब क्या कि g का वैल्यू जो है a के ऊपर, ठीक है, g का वैल्यू ऑफ g on b is half the value of g on a। ठीक है, आइए समझते हैं। तो वैल्यू ऑफ g on b यानी g of b is half the value of g on a। एक बार समझो, मतलब आपको ये इक्वेशन बनाते आना चाहिए। अगर आप ये बना दिए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे क्या पूछा क्या हमें, फाइंड क्या करना है, एम ऑफ बी निकालना है, मास ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ऐसा कि और क्या दे रखा है हमें कि एम ए क्या है, यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट ए। करेक्ट, और एम ऑफ बी क्या निकाल दे रखा है हमें, मास ऑफ प्लैनेट
बी। अब यही तो हमें फाइंड करना है, करेक्ट, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फॉर्मूला क्या होता है, आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, करेक्ट, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है हमारा जनरल फॉर्मूला है। ठीक, तो इसके यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला ये जनरल है, ठीक है, तो हम लोग एक बार प्लैनेट ए के लिए अप्लाई करेंगे और एक बार प्लैनेट बी के लिए अप्लाई करेंगे, आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अप्लाई करके देखते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। तो प्लैनेट ए के लिए अप्लाई करेंगे, जी ऑफ ए हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह सेम रहेगा, यहाँ मास ऑफ ए प्लैनेट आ जाएगा और यहाँ रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और रिलेशन हम लोग जी के लिए निकालेंगे, इसके लिए जी के लिए, जी ऑफ बी के लिए, तो जी एम ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर ऑफ बी का, आई बात समझ में। तो ये दोनों इक्वेशन जो है, ये जो रिलेशन हमने बनाया है, बस इसी में हमें क्या करना है, वैल्यूज को जो इक्वेशन 1 से 2 से है, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है और इसको बेसिकली सॉल्व करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और इसको अपना इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। ठीक, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये ऐसा है, तो सॉल्व कैसे होगा ये आगे देखते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आइए देखते हैं क्या होगा। तो मैं यहाँ जी ए अपॉन जी बी डिवाइड कर देता हूँ, जी ए अपॉन जी बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस पूरा अपॉन दिस पूरा, है कि नहीं, ये पूरा आएगा जी ऑफ ए वाला, जी ऑफ एम ए डिवाइडेड बाय आर ऑफ ए का होल स्क्वायर डिवाइड में पूरा है जी ऑफ एम बी डिवाइडेड बाय आर ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जी, तो ये वाले जी के साथ यहाँ रेशियो में कैंसिल हो रहा है ना बाबा, हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चले जाएगा, है कि नहीं। आइए इसको मैं लिख देता हूँ, कैसे होगा ये पूरा, कि ये नीचे वाला आर जो है ऊपर जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, आर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर ऑफ ए, ठीक है, स्क्वायर में रहेंगे, एम ए एज इट इज रहेगा, यहाँ क्या है एम ऑफ ए, ठीक, डिवाइड में क्या है एम ऑफ बी। आगे बात समझ में कैसे किया मैंने, ठीक। अब आप चाहो तो ये दोनों को द होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, वो भी चलेगा, वही लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, आर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर ऑफ ए और इसका द होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ क्या है एम ऑफ ए डिवाइडेड बाय एम ऑफ बी। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ये हमने अरेंज किया, क्या किया, अरेंज किया। ऐसा क्यों किया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको पता है इक्वेशन नंबर 1 में एक रिलेशन, ये क्या है, आर ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी, है कि नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आर बी अपॉन आर ए, ठीक है, आर बी अपॉन आर ए, इसका जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यानी रिलेशन निकालूंगा तो कितना आएगा, आइए देखते हैं। यहाँ क्या लिख रहे हैं हमें, आर बी डिवाइड बाय आर ए जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चले जाएगा, है कि नहीं, ये यहाँ पे हाफ में ये इधर चले जाएगा और इसको यहाँ भेज देंगे तो आर बी अपॉन आर ए हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर बी अपॉन आर ए का वैल्यू क्या है 2, इस 2 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है कि नहीं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, ये जी के केस में रिलेशन दिया, क्या दिया है, जी बी अपॉन जी, यहाँ क्या हमको चाहिए, जी ए अपॉन जी बी चाहिए, है कि नहीं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, ये जी बी को यहाँ भेज दीजिए और ये 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जी ए अपॉन जी बी क्या हो जाएगा, यहाँ से कमान क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, है कि नहीं, ये भी कितना हो रहा है 2 हो जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे, आइए बात समझ में, आइए हम यूज करते हैं, तो यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू ये पूरा कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, एम ए अपॉन एम बी, है कि नहीं, ये तो ऐसे इट इज। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर से एक 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे, ठीक ठीक है, ये क्या है 2 यहाँ पे, ये एम बी को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक, ये क्या हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ क्या बचेगा, ये कटेगा तो 1 बचेगा, है कि नहीं। एम बी यहाँ आ गया, एम ऑफ बी इक्वल टू यहाँ क्या है ट्वाइस ऑफ एम ए, ट्वाइस ऑफ एम ए। तो ये बेसिकली हमारा क्या है,
एमए और एमए की एमबी और एमए के बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, यही हमें पूछा है। क्या पूछा था? व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी? तो मास ऑफ बी शुड बी ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। अरे ये बात समझ में? ठीक है, अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। है कि नहीं? मतलब मास और वेट दे रखा है हमें अर्थ के ऊपर। मतलब मास दे रखा है अर्थ पे कितना है, दैट इज 5 kg। करेक्ट। वेट हमें दे रखा है कितना है अर्थ के ऊपर, 49 न्यूटन। ऑलराइट, 49 न्यूटन। आगे क्या पूछा है हमें कि व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑन द मून। मतलब हमें पूछा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे कितना होगा और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट मून पे कितना होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। तो आइए इसे लिख लेते हैं। मतलब हमें पूछा है मास ऑफ मून पूछा है। ठीक है, मास ऑफ मून पूछा है कितना होगा। नेक्स्ट हमें पूछा है वेट ऑफ मून पूछा है कितना होगा। ये दोनों हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ठीक, आगे हमें क्या दे रखा है कि अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे है वो किसके इक्वल है, 1/6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अर्थ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। आई होप आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर। तो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है यूनिवर्स में। ठीक है, हर जगह क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। है कि नहीं? हर जगह क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, आप कहीं भी जाओ ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए ऐसा, देयरफॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट on earth will be equal to mass of object on moon। करेक्ट है। आगे बात समझ में है कि नहीं? ये बेसिकली हर जगह वैलिड है। आई बात समझ में? ठीक, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कि हमारा जो m ऑफ ई था, जो कि 5 kg था, वो किसके इक्वल हो जाएगा, m ऑफ m के इक्वल हो जाएगा। यानी ये किसके इक्वल हो गया, 5 kg के इक्वल हो गया। यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना आ गया हमारा, 5 kg। आई बात समझ में? आगे पूछा है हमें वेट पूछा है, वेट ऑन मून। ठीक, वेट ऑन अर्थ कितना दिया, 49 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग नाउ। इसके आगे क्या बोल सकते हैं, हमें क्या पता है, वेट क्या होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, फोर्स के इक्वल होता है ना, है कि नहीं? फोर्स के इक्वल होता है। ठीक, तो वेट क्या होता है, बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास कितना है हमारा, दैट इज 5 kg। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है। ठीक है, आइए इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है हमारा, इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अर्थ के लिए सेपरेट और मून के लिए सेपरेट। तो आइए उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, वेट ऑफ अर्थ जो हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेट ऑफ मून जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ मून के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून के इक्वल हो जाएगा। करेक्ट, ये दोनों के इक्वल हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को बेसिकली हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, इनका रेशियोज लेंगे। करेंगे कमान, क्या लेंगे, रेशियोज लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वेट
ऑफ मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ लेंगे, क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, मास ऑफ मून इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून क्या है, बेसिकली सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ देखिए gm अपॉन जीई यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इनके बीच में हमारे पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि gm अपॉन जीई हमको चाहिए, ठीक है, gm अपॉन जीई चाहिए, क्या चाहिए, gm अपॉन जीई। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, जो जीई है इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब इसको जब यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, gm अपॉन जीई मिल जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1/6 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6। अब वेट ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, 49 न्यूटन दे रखा है। तो आइए रखते हैं यहाँ पे वैल्यू। यहाँ से वेट ऑफ मून क्या हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, वेट ऑफ मून क्या हो जाएगा 49, ये यहाँ गया मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय 6, इसको सॉल्व करेंगे 6 8 जा 48 है कि नहीं, 1 कैरी 0 ऐड करेंगे 10, तो से 8.1, ठीक। फिर आएगा आगे 6 7, ये आएगा इतना न्यूटन, करेक्ट है। तो वेट ऑफ मून क्या आ गया बेसिकली 8.67 न्यूटन। आई बात समझ में? ठीक है। तो कैसे किया बेसिकली हमने, ठीक है। सो हमने यहाँ से इक्वेशन बनाया और हमें पता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है यूनिवर्स में। तो यहाँ से मास ऑफ मून हमें मिल गया, कितना मिला 5 kg, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, वेट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, दोनों में अर्थ के लिए लगाया, मून के लिए लगाया, दोनों का रेशियो लेके वेट ऑफ मून हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, दैट इज 8.167 न्यूटन वेट आया। आई बात समझ में? अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। फिर हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, दैट इज, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, कहाँ तक जाके वो रीच करता है, 500 मीटर तक जाके रीच करता है। आगे क्या दे रखा है कि व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी कि वो 500 मीटर्स तक चले जाए, वो हमें फाइंड करना है कि नहीं। आगे क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक टू द अर्थ, मतलब ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगाएगा ऊपर जाने के लिए प्लस नीचे आने के लिए, है कि नहीं, पूरे जर्नी का टाइम पूछा है, ठीक। तो हमें जाने का प्लस आने का दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइए इसको मतलब पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पे जैसे कि इसको हमने क्या किया है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या कर रखा है, ऊपर ऐसे फेंक दिया। ऊपर फेंकेंगे होगा क्या, बॉल कुछ तो हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ से लेकिन इस तरीके से ऐसे ऐसे बॉल होके वापस नीचे गिर जाए। तो ये जो हाइट इसने कवर किया, ये हाइट इसका कितना दे रखा है, इसने टोटल हाइट जो कवर अप किया दैट इज 500 मीटर्स, ठीक, 500 मीटर्स इसने हाइट कवर किया, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो हमने दी, ये एस क्या है बेसिकली, ये तो एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट, अब इनिशियल वेलोसिटी हमने कितनी प्रोवाइड की ये हमें पूछा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस बॉल ये रेस्ट पे आ गया है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी यानी v, ये क्या होगा यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड होगा ना, ठीक है यहाँ पे, ठीक। और राइट, अभी हमें क्या पूछा है कि g का वैल्यू दे रखा है हमें, एक्सेलरेशन इस पे एक लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, दैट इज g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें कंसिडर करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स बेसिकली हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें पूछा है कि और क्या पूछा है, पहली बार तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, दूसरा पूछा है ऊपर जा कितना टाइम लगेगा ये पूरे जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो टाइम लगा इसको
t1 टाइम लगा और यहाँ पे जो टाइम लगा इसको t2 टाइम लगा। एक टाइम t1 टाइम मतलब टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने के लिए, और t2 मतलब टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि नीचे आने के लिए। ठीक, तो हमें t1 और t2 का एडिशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज टोटल टाइम। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम विच इज इक्वल टू t1 प्लस t2, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ लिखिए बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो का स्क्वायर, करेक्ट, जीरो का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें जो फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए बॉल ऊपर जा रहा है, करेक्ट, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज, लेकिन जी आएगा नेगेटिव के साथ, एस क्या आ जाएगा, दैट इज 500 मीटर। ठीक, आइए आइए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये यू स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस, ये क्या हो गया, जी का वैल्यू 10, तो यहाँ -10 लिख दीजिए। ठीक है, -10 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 20, करेक्ट, इंटू ये क्या हो गया 500। ठीक, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 10,000। अब ये इधर आएगा माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू 10,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आइए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से यू का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 कितना आता है भाई, 100 आता है, कितना आता है 100, तो बेसिकली इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमारा u आ गया, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन हमने बेसिकली क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। क्या निकाला हमने, इनिशियल वेलोसिटी कितना आया, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। आइए अब नेक्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट पार्ट क्या चाहिए हमको, टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले बात तो हमें पता है कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना टाइम नीचे आने के लिए लगता है कि नहीं, ये पता है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस जर्नी के लिए मतलब हम जाने का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आने का टाइम होगा, है कि नहीं, डबल कर देंगे उसको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं कि हमारा जो दूसरा है इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो फर्स्ट वाला, उसको यूज करते हैं। नाउ u इज इक्वल टू u प्लस 80, हमें पता है ये होता है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना कैलकुलेट किया 100, कितना 100। अब एक्सेलरेशन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, नेगेटिव लगेगा ना, है कि नहीं। तो नेगेटिव का कितना हो जाएगा 10, ठीक है, जी लगेगा ना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। नेक्स्ट टी कितना है हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये टाइम बेसिकली t1 लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे बात समझ, t1 कैलकुलेट करना, t1, तो यहाँ से t1 क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये टी -10 t1 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 10 t1 इक्वल टू कितना होगा 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज t1 इक्वल टू 10 सेकेंड्स, कितना 10 सेकेंड, ठीक, t1 इक्वल टू 10 सेकेंड। अब हमें पता है टोटल टाइम कितना होगा जर्नी का, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, ठीक है, तो वी नो दैट, ऐसा लिखिए, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है कि नहीं। यहाँ लिखिए टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, है कि नहीं। टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ 1 इज इक्वल टू टी ऑफ 2, है कि नहीं, ये हम बोल सकते हैं टी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू टी ऑफ टी ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ से ये जो हमारा इक्वेशन था, यहाँ पे t इज इक्वल टू
T1 प्लस T2 था, इसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी T2 होगा हमारा T1 प्लस ये क्या हो जाएगा T1, है कि नहीं, ये इक्वेशन यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये क्या होगा T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T1, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ T1, T1 कितना है हमारा 10 सेकेंड्स, तो यहाँ 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा T इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। आई बात समझ में किस तरीके से सॉल्व किया हमने, काफ़ी इजी था, है कि नहीं, काफ़ी सिंपल तरीका है। आई बात समझ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर जाने का टाइम विल बी इक्वल टू नीचे आने का टाइम। आई बात समझ में, अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, अ बॉल फॉल्स ऑफ और a ball falls off a table and reaches the ground in 1 second, ठीक है, मतलब एक बॉल है वो टेबल के ऊपर रखा है और वो क्या होता है बेसिकली ग्राउंड पे से फॉल ऑफ हो जाता है, यानी गिर जाता है। उसको टाइम कितना लगता है ग्राउंड पे जाने के लिए 1 सेकेंड लगता है, ठीक। आगे क्या दे रखा है, अज्यूमिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान सकते हो, ठीक। आगे क्या पूछा है कि कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक, ग्राउंड पे जब वो रीच होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द टेबल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डायग्राम समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा टेबल है, ठीक है, इस तरीके से, क्या है ये टेबल है, यहाँ पे क्या रखा है हमारा, कहीं बॉल रखा है हमारा, ठीक। अब बॉल बेसिकली यहाँ से क्या होगा, फॉल ऑफ हो गया, फॉल ऑफ हो गया मतलब क्या हो गया, इस तरीके से फॉल होके यहाँ पे कहीं तो आके गिर गया, करेक्ट है, ग्राउंड पे ऐसे ग्राउंड सरफेस, करेक्ट। अब इसको टाइम कितना लगा, ये हाइट कितना दिया है, उसे हाइट दिया है क्या, नहीं दिया है, ठीक है। हाइट हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ टेबल क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी क्या होगी वो भी फाइंड करना है, ठीक। और क्या दे रखा है, इसको टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, दैट इज 1 सेकेंड, कितना है 1 सेकेंड, ठीक, टाइम दे रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, बॉल यहाँ पे पहले क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब इसके ऊपर क्या होगा, एक एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब इसका ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉल फॉल हो रहा है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें क्या पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम सिंपली लगा सकते हैं, कौन सा, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या होता है बेसिकली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना भाई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है तो यहाँ 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा 0 इंटू टी, करेक्ट, प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ, जी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली एक्सेलरेशन, तो जी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड यानी 1 का स्क्वायर, करेक्ट। आइए और सॉल्व करते हैं इसको, एस इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, प्लस ये क्या हो गया हाफ जी, जी का वैल्यू क्या है 10, यहाँ लिखिए ऐसा 10 इंटू 1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये 10 से और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 10 से, तो यहाँ से एस क्या आ गया हमारा, इट इज 5 मीटर, एस यानी कि एच, ठीक है, एस यानी कि एच आ गया, यहाँ एच लिखो, एच की जगह पे यहाँ पर एस लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे एस लिख दीजिए। एस कितना आ गया बेसिकली हमारा 5 मीटर, एस मतलब हाइट, हाइट ऑफ द टेबल क्या आ गया बेसिकली 5 मीटर आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट फाइंड करना है बेसिकली इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्या होता है बेसिकली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है,
है कि नहीं, ये होता है, हम इसको यूज कर लेते हैं। आइए यूज करते हैं, देखिए क्या होगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइंड करना है, इसको एज इट इज रखिए। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख दीजिए। एस कितना है, एस यानी कि हाइट, हमें कितना कैलकुलेट किया, 5 कैलकुलेट किया। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा पूरा 100 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 फाइव 10, 10 इंटू 10 100, ठीक है। तो यहाँ से बी का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100 हो जाएगा। यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ गया, कम कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ द बॉल रीचिंग, स्पीड ऑफ द बॉल रीचिंग द ग्राउंड क्या होगी, बेसिकली 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड हो गई, ठीक है, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। सो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को। द मास ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 into 10 to the power 24 kg and 7.4 into 10 to the power 22 kg respectively, correct। नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर, ठीक है। पूछता है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, ठीक है। आगे दे रखा है यूज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी एस 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो हमें क्या दे रखा है, बेसिकली दो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सबसे पहला अर्थ है और एक मून है, ठीक है। तो यहाँ हम बना लेते हैं, कह रहा हमारा अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, मतलब ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो इसको ई लिखते हैं, और ये हमारा क्या दे रखा है, मून दे रखा है, करेक्ट, ये एम फॉर मून, ठीक। अब इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है, मान लेते हैं इनका जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ठीक। सेंटर ऑफ मास के थ्रू डिस्टेंस जो है डी। हम इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है कि नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स को हमें क्या करना है, कैलकुलेट। फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, कितना होगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि मास ऑफ अर्थ यानी कि एम ई कितना दे रखा है हमें, दैट इज 6 into 10 to the power 24 kg, करेक्ट, ये हमें दे रखा है। नेक्स्ट मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है, मास ऑफ मून कितना दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 7.4 into 10 to the power 22 kg, करेक्ट। नेक्स्ट और क्या डेटा गिवन है, डिस्टेंस दिया हमके बीच में, ठीक। तो डिस्टेंस कितना दिया है, that is 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर। अब देखिए ध्यान से, ये केजी में दिया है, केजी ऐसा यूनिट है, यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर्स में दिया है। तो हम इसको बेसिकली ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा कि 3.4 into 10 to the power 100 से मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा मीटर, करेक्ट है, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, इसके इक्वल आ रहा है। अरे ये बात समझ लो, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या दिया रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना है, यानी एफ जो है हमारा, एफ जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। जी का वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, क्या पता है हमें, वी नो दैट, क्या पता है भाई, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम ऑफ ई लिखिए, ठीक है, एम ऑफ एम लिखिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ क्या करेंगे, 1 by 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से एफ क्या हो जाएगा, जी कितना है 6.7 into 10 to the power कितना है -11, ठीक, इंटू मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 इंटू मास ऑफ मून कितना है, दैट इज 7.4
into 10 to the power 22, करेक्ट। दिस होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, मीटर्स में लेना है, मीटर्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3.84, ठीक, 3.84 इंटू इंटू क्या हो जाएगा ये 10 to the power 8 और इसका द होल स्क्वायर, करेक्ट है, इसका क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये बात समझ लो कि 8 है, ठीक है 8 है, ठीक। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सारे नंबर्स को एक तरफ लेंगे, ठीक। तो आइए लेते हैं, तो यहाँ से f क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ऑलराइट, दिस ओवर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3.84 इंटू 3.84, करेक्ट। अब यहाँ 10 के टर्म्स आ जाएंगे सर, कैसे आएंगे, यहाँ क्या है 10 टू द पावर -11, क्या है -11, यहाँ लिखिए 10 टू द पावर -11, ऑलराइट 10 टू द पावर -11, यहाँ क्या है 10 टू द पावर 24, तो एक्सपोनेंट के हिसाब से क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है बेसिकली 10 टू द पावर 22, तो यहाँ पे प्लस 22 भी हो जाएगा, सारे पावर्स में, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी क्या है देखिए, 10 टू द पावर 8 का 2, मतलब ये क्या हो गया 10 टू द पावर 16 ये डिवाइड में है, मतलब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा माइनस आएगा, यहाँ क्या आएगा 10 टू द पावर -16, समझ में आया मैंने कैसे किया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f इक्वल टू 6.7 इंटू 6, ये कितना होता है, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा कुछ 40.2 के आसपास इंटू, ठीक है 7.4, ठीक, डिवाइड में क्या है अपना 3.84 इंटू 3.84, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा कुछ 14.74 के आसपास आएगा, रफली हम लोग देखा जाए इंटू, अभी 10 की टर्म्स में, ये 10 वाले टर्म्स है, ठीक है, 10 के टर्म्स में क्या है हमें 11 है, फिर प्लस का 24 है, ठीक है, फिर प्लस 22 है, फिर -16, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, देखिए ध्यान से 24 प्लस 22 46 होता है, ठीक। तो 10 की पावर 46 ऐसा लिख लेते हैं, 10 टू द पावर 46 माइनस में क्या है -11 -16, -11 -16 कितना हो गया माइनस का 27, करेक्ट, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा f इक्वल टू 40.2 इंटू 7.4 कैलकुलेट करेंगे, तो ये रफली देखा जाए तो 297.48 आता है, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय कितना है 14.74, करेक्ट, इनटू ये क्या है 46 में से 27 गया, कितना बचा 19 बचेंगे, करेक्ट, 10 टू द पावर 19, ऑलराइट। अब बेसिकली इसको क्या करते हैं हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, अगर इसको कैंसिल किया जाए रफली तो ये 1 टाइम्स जाएगा और ये देखा जाए तो 2 टाइम्स जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, कितना 20 टाइम्स, ठीक, रफली 20 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से हम f कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये 20 का 10 है, इसको 2 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, और 10 टू द पावर 1 और ये 10 टू द पावर 19, ये 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f जो होगा हमारा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कमान कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, करेक्ट। आप इसे नोट कर सकते हैं, ये हमारा क्या है बेसिकली वैल्यू है, ठीक। अगर आप इसे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आइए देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आइए रीड करते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है कि द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ठीक है। मास ऑफ अर्थ हमें दे रखा है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स, मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन यानी कि कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन, देन व्हाट इज द मास ऑफ द सन, करेक्ट, मास ऑफ सन पूछा। मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, आइए कंसिडर करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट है सन, ठीक है, ये हमारा सन है, इसका मास क्या है ms हम बोलते हैं, ठीक, ये हमारा सन है, ठीक। आगे क्या बोल रखा है कि एक है हमारा अर्थ, ठीक है, हमारा इसका मास हमने बोल दिया मास ऑफ अर्थ, करेक्ट। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है सन एक है अर्थ,
इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्या लग रहा है बेसिकली, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है वो दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, दैट इज कितना दे रखा है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन दे रखा है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर दिया है। करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दिया है। ठीक, हमने पूछा है कि मास ऑफ सन जो है वो बता दीजिए। करेक्ट है, तो आइए जो जो पैरामीटर्स दिए हैं उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला पैरामीटर क्या दिया है, इट इज मास ऑफ अर्थ दिया है। कितना दिया है, 6 इंटू 10⁻24 kg दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्या दे रखे हैं हमें, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया है, फोर्स उसने दे ही दिया, फोर्स भी उसने बता ही दिया। कितना लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ठीक, आगे क्या दे रखा है, जी का वैल्यू दे रखा है। जी का वैल्यू कितना यूज करना है हमें, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करेक्ट, इतना बेसिकली हमें क्या यूज करना है, जी का वैल्यू यूज करना है। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, मास ऑफ सन फाइंड करना है। तो और इजी है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या, बाय न्यूटन लॉ ऑफ, लिखिए ऐसा, ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या कह सकते हैं, एफ जो फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, क्या लगेगा, दैट इज जी एम टू द बेस एस एम टू द बेस ई। करेक्ट, मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ, ये दो ऑब्जेक्ट का मासेस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। करेक्ट, तो बेसिकली ये फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक, आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन को हम लोग यहीं पे रखेंगे, बाकी सारे क्वांटिटीज को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, मास ऑफ सन दैट विल बी एफ इंटू डी स्क्वायर, ये नीचे का डी है इधर चले जाएगा, है कि नहीं, इधर चले जाएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, दैट इज जी इंटू मास ऑफ अर्थ। करेक्ट, बेसिकली ये क्या फॉर्मूला होगा हमारा मास ऑफ सन का। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से मास ऑफ सन कितना आएगा, एफ फोर्स कितना दे रखा है, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻22। करेक्ट, नेक्स्ट क्या दे रखते हैं हमें, डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर करना, यानी ये कितना है 1.5। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻11, इस पूरे का क्या करना है हमें, पूरे का करना है स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करना है, एक्सेलरेशन बोलो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से डिवाइड करना, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻11। करेक्ट, नेक्स्ट क्या दे रखा है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24। करेक्ट, तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके की कैलकुलेशन को कैसे करते हैं मैंने आपको बता रखा है। सारे भी नंबर्स को हम लोग एक तरफ लेंगे और 10 के टर्म्स को एक तरफ लेंगे। तो आइए करते हैं। मास ऑफ सन यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज 3.5, है कि नहीं, इंटू 1.5 इंटू 1.5, है कि नहीं, तो ये क्या हो गया 1.5 इंटू 1.5। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आएगा डिवाइड में, दैट इज 6.7 इंटू 6। आई बात समझ, अब यहाँ सारे 10 के टर्म्स आएंगे, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ देखिए 22 है, 22, ये क्या होगा 10 टू द पावर 11 का 2, मतलब क्या हो गया ये 10 टू द पावर 22, यानी ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 22। करेक्ट, समझ में आया ना कैसे किया। नेक्स्ट तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, डिवाइड में नीचे क्या है -11, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +11, यानी यहाँ +11। अब ये देखिए ये क्या है 24, यहाँ प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 24। ठीक है, सारे 10 के टर्म से। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ से मास ऑफ सन हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो इस पूरे कैलकुलेशन को आप करोगे, ठीक है, जब करोगे कैलकुलेशन को तो आपका वैल्यू कुछ आएगा, दैट इज 0.196 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इनटू ये क्या हो गया 22 + 22 44,
प्लस 11 55, 55 में से 24 गया कितना बचेगा, दैट इज 31, कितना बचेगा 31, यानी 10 की पावर 31 आ गई। आई बात समझ में, ठीक है, इतना कुछ तो आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ सन हमारा ये क्या हो गया, एक ये इसको क्या करते हैं, इसका एक 10 वाला टर्म है ना, इसको दे देते तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30, करेक्ट। इसका यूनिट क्या होता है बेसिकली, मास का केजी। यहाँ से हमारा वैल्यू क्या आ गया, कितना आ गया 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी। आई बात समझ में, यानी मास ऑफ सन कितना है 1.96 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1.96 के आगे ऐसा 3000 लिखा हुआ है, समझे, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नंबर, ठीक। ऑलराइट, तो इस तरीके से बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन था। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने सॉल्व किया न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, आज हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ठीक है, और हमने सारे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को गो थ्रू किया। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे न्यू चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।